हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की ई लेक्चर की सीरीज में हमने अभी तक स्टडी करी है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि किसी भी इनकम को अगर इस साइड में टैक्सेबल करना है तो हमें कौन कौन से प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं और कौन कौन सी इनकम इस साइड में टैक्सेबल होंगी। ये भी देखा कि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी हेड में टैक्सेबल होंगी। हो सकता है एक सिचुएशन में इस हेड में टैक्सेबल हो और कोई अदर सिचुएशन होने पर वो दूसरे हेड में भी टैक्सेबल हो। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए एक समराइज वे में बताते हैं कि कुछ इनकम जो कि ट्रांजेक्शन हैं ट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड एज इनकम, वो ट्रांजेक्शन जो इनकम की तरह इस हेड में ट्रीट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या उनको अदर सोर्सेज या अदर हेड की इनकम माना जाएगा। जैसे ट्रीटेड एज इनकम हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ये हम देख चुके हैं। अगर सेल ऑफ गुड्स से हमें कोई रिसिप्ट हो रहा है तो वो तो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अगर नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, दूसरी से इसी की जैसे इनकम है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर आप कैपिटल कोई असेट्स है आपकी, उसको सेल करने से आपको कोई रिसिप्ट हो रही है तो वो बिजनेस हेड की इनकम नहीं आएगी, वो कैपिटल गेन की इनकम, कैपिटल गेन हेड की इनकम मानी जाएगी। गिफ्ट ड्यू टू बिजनेस रिलेशनशिप, अगर गिफ्ट आपको, अगर किसी भी एसएससी को गिफ्ट बिजनेस रिलेशन की वजह से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और बिजनेस हेड में ही टैक्सेबल होगी, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म में हो। अगर गिफ्ट किसी पर्सनल रिलेशन की वजह से मिल रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं और वो इनकम अदर सोर्सेज के हेड की इनकम मानी जाएगी, इस हेड में नहीं आएगी। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज से कोई कुछ रिसिप्ट होता है, रिसीव होता है, तो बिजनेस हेड की इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट है फीस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, लाइक दैट सिनेमा, स्कूल एंड होटल। ये सब ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिनसे अगर कोई फीस मिलती है तो वो भी बिजनेस हेड की इनकम ही मानी जाएगी। कौन सी इनकम बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी? एग्जम्प्टेड इनकम हुई, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एचयूएफ। ये हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर आपको एचयूएफ से कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है या फर्म से कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो ऐसी वो शेयर ऑफ प्रॉफिट वो किसी भी एसएससी के हेड, खुद के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि कोई भी इनकम एक ही बार टैक्सेबल होती है। अगर वो एचयूएफ का अपना अलग अस्तित्व होता है, तो एचयूएफ के हैंड में कोई इनकम टैक्सेबल हो चुकी है तो उसका प्रॉफिट का शेयर किसी एसएससी को मिलता है, दूसरे को मिलता है, तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर फ्रॉम फर्म, सर्टेन अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसकी हमने बात कर ली थी। एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट आता है अगर प्रॉफिट आएगा, फर्म से प्रॉफिट मिलता है मेंबर्स को, उसके पार्टनर्स को, तो वो प्रॉफिट तो टैक्सेबल नहीं होगा पार्टनर्स के हैंड में। लेकिन अगर उनको कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, कोई कुछ भी रिसीव होता है फर्म से तो वो उस पार्टनर की बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है डिस्काउंट, कमीशन एंड रिबेट फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से कोई डिस्काउंट, कमीशन और रिबेट मिलता है तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, अपने बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही एम्प्लॉय को कोई हाउस रेंट पे प्रोवाइड करता है तो वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। उस हाउस से कोई रेंट मिलेगा तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अदर कोई इनकम फ्रॉम हाउस रेंट है तो वो नोट लेट आउट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लेट आउट नहीं किया गया है, बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए लेट आउट नहीं किया गया है, तो हर केस में ऐसा प्राप्त होने वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड बिजनेस प्रोफेशन, कौन कौन सी इनकम है? जैसे इनकम फ्रॉम हाउस रेंट नॉट लेट आउट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लेट आउट नहीं किया तब तो जाएगा अदर हेड में। और अगर एम्प्लॉय को रेंट पे दे रहा है कोई भी बिजनेसमैन तो वो उससे होने वाली इनकम बिजनेस हेड की इनकम ही मानी जाएगी। रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, अगर एग्रीकल्चर लैंड पे कोई हाउस बना हुआ है वो रेंट पे दिया जा रहा है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो ऐसी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। और ये अगर ऐसी कोई इनकम आ रही है और ऐसा कोई बिजनेस है तो वो अदर हेड में जाएगा, बिजनेस हेड में नहीं जाएगा, वो अदर हेड में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, इनकम अगर लॉटरी से, गैम्बलिंग से या बेटिंग से कोई इनकम होती है, इसके हमने देख लिए थे किसी सिचुएशन में बिजनेस हेड में आएगा, किस सिचुएशन में अदर हेड में आएगा। इससे इनकम फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग से होने वाली इनकम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, इसमें नहीं आएगी। और इनकम फ्रॉम मेंटेनेंस हॉर्स फॉर हॉर्स रेस, ये इनकम ऑलवेज
चाहे किसी एसएससी का बिजनेस ही क्यों ना हो, ये ऑलवेज ये इनकम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, इस है बिजनेस हेड की इनकम नहीं मानी जाएगी। रेंट फ्रॉम बिजनेस एसेट्स, अगर कोई बिजनेस एसेट्स रेंट पे देता है, इस वजह से दे रहा है कि वो रेगुलर एक्टिविटी, उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है रेंट पे देना, वो किस सिचुएशन की वजह से अगर अपने बिजनेस एसेट्स को रेंट पे देता है, अगर उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो वो अदर हेड की इनकम मानी जाएगी, बिजनेस हेड की इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है कौन सी इनकम मानी जाएगी, जैसे अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के टुवर्ड्स में कोई कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो उसका खुद की बिजनेस की इनकम थी, वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इलीगल सोर्स से भी कोई इनकम हो रही है, बिजनेस चाहे लीगल हो इलीगल हो, उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो बिजनेस हेड में ही टैक्सेबल होगी। इलीगल बिजनेस का वैसे तो कोई अपना डिस्क्लोज करता नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से कोई इनकम डिस्क्लोज हो जाती है इलीगल सोर्स से, तो वो इनकम भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, बिजनेस बैंक अकाउंट एंड फ्रॉम द ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर इनसे कोई इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है, कोई इनकम होती है, तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि बिजनेस हेड की इनकम नहीं मानी जाएंगी, वो अदर सोर्सेज में ही जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी अदर सोर्सेज की इनकम होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर इफ एसएससी इज इंगेज्ड इन इट, अगर सेल ऑफ शेयर्स के बिजनेस में इंगेज है एसएससी शेयर्स खरीदते बेचने का उसका बिजनेस है, उससे होने वाला प्रॉफिट बिजनेस हेड की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर शेयर्स को वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तरह रखता है, तो अगर उनसे उससे कोई प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट कैपिटल गेन हेड में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। बस उसके बिजनेस एसेट्स नहीं होने चाहिए, बिजनेस इसके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तरह रख रहा है वो उनको, तो वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए प्लांट एंड मशीनरी अगर यूज की जाती है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी उसका 100% डिडक्शन मिलता है। तो उससे अगर 100% डिडक्शन बिजनेस साइड में दिया जा रहा है उसका, तब क्या होगा, जब उसको सेल किया जाएगा, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा सेल से, वो भी बिजनेस हेड की इनकम ही मानी जाएगी। टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड अवेल, जिस एक्सटेंट तक डिविडेंड अवेल किया गया, उस एक्सटेंट तक क्या होगा, बिजनेस हेड की इनकम मानी जाएगी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफंड ऑफ सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री इफ अलाउड अर्लियर एज रिडक्शन, अगर ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, जिनको हमने पहले एज डिडक्शन एक्सपेंसेस की तरह अलाउ कर दिया गया, लेस कर दिया, अगर बाद में वो रिएम्बर्स हो जाते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको बिजनेस का इनकम मान लिया जाएगा। रिफंड ऑफ सेल टैक्स ये हो चुका है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, अगर एडवर्टाइजमेंट से कंट्रीब्यूशन मिलता है हेड ऑफिस से, वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस डिसअलाउड अर्लियर, जो अगर कोई एक्सपेंसेस की रिकवरी होती है जिसका पहले हम एज एक्सपेंसेस उसको अलाउ कर चुके हैं, अलाउड अर्लियर, अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जिनको एक्सपेंसेस की तरह अलाउ किया जा चुका है, उनकी रिकवरी होती है, तो वो भी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स हमने मान लिया पहले, उसको एक्सपेंसेस की तरह डिडक्ट कर दिया गया है, तो उसको भी अगर वो बाद में रिकवर हो जाती है, तो उसको भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। अमाउंट फ्रॉम कीमेन पॉलिसी ये हो चुका है। कौन सी नहीं मानी जाएगी, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स तब नहीं माना जाएगा जब उसको एक इन्वेस्टमेंट एसेट्स की तरह कोई एसेसी रखता है, उसका बिजनेस नहीं है इसमें डील करना, तब वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को बेचने से कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी कैपिटल गेन हेड की इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी अदर असेट्स के बेचने से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, असेट्स के बेचने से कोई रिसिप्ट आ रही है, तो वो कभी भी बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इफ रिटर्नेबल, अगर कोई असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट से, तो वो बिजनेस की इनकम, अगर उसको वापस रिटर्न करना है, तो बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर, तो वो तो अदर सोर्सेस इनकम होता है, लेकिन इनकम टैक्स का रिफंड कभी भी इनकम नहीं माना जाए, क्योंकि आपने इनकम टैक्स अपनी ही इनकम से पे किया है ऑलरेडी, और वही आपको वापस रिफंड मिल रहा है, तो वो इनकम वो
इस हेड की इनकम नहीं माना जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर कोई LIC की मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पुट इनटू बिजनेस, अगर कोई कैपिटल अपने बिजनेस में पुट करी है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस हेड की इनकम नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज के हेड की इनकम मानी जाएगी। सर्टिफिकेट और ट्रॉफी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, अगर कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, कोई ट्रॉफी मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, किसी को गवर्नमेंट से मिल रहा हो, अदर इंस्टीट्यूशन से मिल रहा हो, तो वो बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी। अब हमने यहाँ देखा कि कौन कौन सी इनकम को बिजनेस की इनकम ट्रीट किया जाएगा, या फिर सेम इनकम को किस सिचुएशन में बिजनेस की इनकम माना जाएगा और किस सिचुएशन में दूसरे हेड की इनकम माना जाएगा। इसको हमने एक समराइज में भी देख लिया है, डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, श्री राधे श्याम सोनी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, फाइंड द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन की आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है। हम सारे सब पॉइंट पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कौन सी इनकम इस हेड की इनकम मानी जाएगी कि कौन सी नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले आता है ही रन्स ए बिजनेस वेयर लीगल ओनरशिप इज वेस्टेड इन हिज वाइफ, लीगल ओनरशिप तो वाइफ के पास में है और बेनिफिशियली जो ओनरशिप है वो खुद जो श्री राधेश्याम सोनी जी हैं उनके पास में है। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम दिस बिजनेस, ये श्री राधेश्याम सोनी की हैंड में ही टैक्सेबल होने वाली बिजनेस इनकम होगी, क्योंकि अगर कोई बेनिफिशियल ओनर भी है, लीगल ओनर नहीं हो चाहे बेनिफिशियल ओनर भी है किसी बिजनेस का, उसी को बेनिफिट हो रहा है उस बिजनेस से, तो वो जो बेनिफिशियल ओनर होगा उसके हैंड में ही इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, चाहे उनकी वाइफ ही लीगल ओनर क्यों ना हो। तो 30,000 बिजनेस के हेड की इनकम मानी जाएगी। He is also engaged in the business of cloth with other business. He earned ₹10,000 in the previous year from business of cloth. तो ये भी बताया गया था कि अगर एक ऐसे से एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा है तो सारे बिजनेस से होने वाली इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होगी, तो इनकम फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस भी यही आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड ए बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, इन दिस बिजनेस ही इनकर्ड ₹20,000 फॉर रेंट। एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं कि उसने 1920 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें 20,000 का उसका किराया लग गया, एडवर्टाइजमेंट अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, रेंट एडवर्टाइजमेंट और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए उसके 20,000 के। दिस बिजनेस कुड नॉट बी स्टार्टेड टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बिजनेस स्टार्ट तो किया लेकिन उसका बिजनेस चल नहीं पाया प्रीवियस ईयर 1920 में, मतलब अर्निंग कुछ नहीं हुई है, एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के। ही वांट टू ट्रीट इट एज ए बिजनेस लॉस एंड एडजस्ट इट विथ अदर बिजनेस इनकम। ऐसा नहीं हो सकता, जिस बिजनेस की इनकम टैक्सेबल हो रही है, जिस बिजनेस की इनकम आ रही है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी इनकम में से डिडक्ट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस के एक्सपेंसेस दूसरे बिजनेस के इनकम से एडजस्ट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उस बिजनेस से कोई इनकम नहीं आ रही है तो उस बिजनेस के कोई एक्सपेंसेस भी दूसरे बिजनेस के इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। जो बिजनेस की इनकम है तो उसी इनकम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे, अदर बिजनेस के एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि नो एक्सपेंसेस ऑफ सच बिजनेस कैन बी अलाउड विच कुड नॉट बी स्टार्टेड इन द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड ₹10,000 एज ए डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला उसको, एंड ऑल्सो रिसीव्ड 40,000 एज रेंट फ्रॉम हिज 4 रेजिडेंशियल यूनिट। ही इज डूइंग दिस वर्क एज ए बिजनेस। उसको फॉरेन कंपनी से क्या मिला है, 10,000 का डिविडेंड मिला है। अगर डिविडेंड की इनकम होती है वो ऑलवेज हर सिचुएशन में अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। दूसरा इसने बताया गया है कि उसको मिला है 40,000 उसने रेंट मिला है 4 रेजिडेंशियल यूनिट से। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस की यूनिट को या अपने हाउस को अपने एम्प्लॉय को किराए पर नहीं देता है, तब तो वो जो भी रेंटल इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएगी। अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही एम्प्लॉय को रेंट पे देता है, उससे कोई इनकम हो रही है, केवल एक सिचुएशन है ऐसी जिसमें ऐसी रेंटल इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी, केवल एंड केवल जब वो रेंट लेट आउट किसको कर रहा है, अपने ही एम्प्लॉय को। इस केस में अपने कोई ऐसा कुछ नहीं है, उस एम्प्लॉय को लेट आउट नहीं कर रहा है, वो उसका बिजनेस है कि वो हाउसेज को रेंट पे देता है, तो ऐसी रेंटल इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, इस साइड में नहीं आएगी। नेक्स्ट है ही अर्न
30,000 from utensil business during previous year 1920. It was essential to get it registered under the GST. So for this purpose he deposited rupees 1 lakh as security. During previous year 2011-12, an interest of rupees 16,540 was credited on it during the previous year 1920. Utensil business से उसको प्रॉफिट हुआ है 30,000